हाय दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने YouTube इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, आज हमारा ये रसायन विज्ञान का एक चौथा पार्ट है। इसको हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखेंगे। आप लोग अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए आनंद सुपर 20 क्लासेज। हम इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से करके पढ़ाएंगे। कल आप लोग देखेंगे कि हिंदी का भी वीडियो पड़ा रहेगा, तो आप लोग बारी बारी से सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए, आज हम अभिक्रिया के प्रकार का जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया और उष्मा शोषी और उष्मा छिपी अभिक्रिया के बारे में हम बहुत ही डिटेल से और बेसिक रूप से जानेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये सब चार अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एकल जो अभिक्रिया है, जो एकल विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उष्मा छिपी अभिक्रिया है और उष्मा शोषी जो अभिक्रिया है। ठीक है, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम आगे। देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे और उसके स्थान पर अपना कब्जा जमा ले। ठीक है कि नहीं? अगर जो जब्बर रहेगा वहीं तो ढकेल कर उसका स्थान ले लेगा। तो ये कहने का तात्पर्य इसका यह है, रासायनिक जो विज्ञान की भाषा में, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइंड में यह आप सेट कर लीजिए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, हटा करके विस्थापित कर देना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित कर देना। तो उसको विस्थापित करके उसका स्थान वह स्वयं ले लेता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम आयरन का रिएक्शन कराते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट, आप लोगों को फार्मूला हम बनाना बता चुके हैं कि कैसे फार्मूला बनाया जाता है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप लोग जाइए पहले कैसे सूत्र को हम बनाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब का फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो इस चैप्टर को आप लोग को समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक एक्टिव होता है, काफी अधिक क्रियाशील होता है। किसके अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। तो इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा और इसका स्थान आयरन ले लेगा। ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu, यानी ये कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अब आप यह कह सकते हैं कि जो कॉपर है उसका स्थान आयरन ले लिया, तो बन गया आपका क्या, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया, विस्थापित हो गया। ये आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक के अपेक्षा कम क्रियाशील तत्व है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो आप देखिए, और अगर हम देख रहे हैं आगे, देखिए एक रिएक्शन हम करा रहे हैं, जैसे कि हम करा दें आपका कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम करा दें, किसके साथ करा दें, Ag के साथ अगर करा दे रहे हैं, ठीक है, Ag के साथ करा दें, तो क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं कि एक जो आपका सिल्वर है वो कॉपर से कम एक्टिव है। क्या है, कॉपर से कम क्रियाशील तत्व है।
तो यह कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉपर से एक्टिविटी में, क्रियाशीलता में खुद ही कम है। ये जो आपका सिल्वर है, तो आपका कोई क्रिया नहीं होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगा। अगर आप लोग ये कहेंगे सर सब कुछ तो सही है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है? इस बात को अगर आप जानेंगे तभी तो मतलब इसको कर पाएंगे कि कौन सा अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। ठीक है, तो आगे आप लोगों को हम जो तत्वों का जो है क्रियाशीलता जो कुछ इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में यूज होगा कि कौन सा तत्व या तो फिर धातु अधिक क्रियाशील है। आप लोगों को उस क्रियाशीलता का हम श्रेणी आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। और उस क्रियाशीलता के आधार पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तत्व है उसके अपेक्षा अगर ये वाला तत्व अगर अधिक क्रियाशील है, तब ये इसको विस्थापित कर देगा और इसका स्थान यहाँ पर वह ले लेगा और आगे आपका अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर हम एक और देखें, अगर हम कह दें कि जो Au है क्या वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा? Au आपका क्या है? गोल्ड है। ठीक है, तो ये भी आपका क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका गोल्ड है Au है वो कॉपर के अपेक्षा कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि सर बताइए कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और ये क्रिया कैसे संपन्न हो पाएगा, ये समझ में नहीं हमको आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में यह चल रहा है तो आइए पहले हम जो कुछ तत्व हैं, जो कुछ धातु हैं, उसका क्रियाशीलता श्रेणी हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए और वहां से फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसके आधार पर आप अभिक्रिया करा सकते हैं। देखिए, आप लोगों को याद करने का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक हम बता रहे हैं, आप लोग नोट करिए और उस क्रियाशीलता श्रेणी को आप लोग याद करिए, तभी आप लोग अभिक्रिया करा सकते हैं। छोटी छोटी बातें आप लोग एक डायरी बनाइए और उसको नोट करिए, तभी आप लोग इस पूरे रासायनिक जो समीकरण है चैप्टर है, तभी आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो देखिए, क्रियाशीलता जो श्रेणी है, आप लोग इसको याद कर लीजिए और इसको नोट करिए। ये आपका है पोटेशियम, ये आपका है सोडियम, ये आपका है कैल्शियम, ये है आपका मैग्नीशियम, ये है आपका एल्यूमिनियम, ये है आपका जिंक, ये है आपका आयरन, ये है आपका पीबी लेड जिसको हम सीसा बोलते हैं, यह आपका हाइड्रोजन है, यह आपका कॉपर है, यह आपका क्या है? पारा है, और यह आपका सिल्वर है, चांदी जिसको बोलते हैं, और Au यह आपका गोल्ड है। ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी है। आप देख रहे हैं जो कॉपर है, अभी कॉपर का आप लोग देखे हैं, कॉपर का जो क्रियाशीलता है वो आयरन से और जिंक से क्या है? कम है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इधर ये जो है ये तत्व अधिक क्रियाशील हैं, और ये जो नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उनका क्रियाशीलता श्रेणी वो कम होता जाएगा। ऊपर के जो तत्व हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब अधिक क्रियाशील तत्व हैं, और नीचे आप जैसे जैसे आएंगे इनका क्रियाशीलता श्रेणी कम होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये कॉपर को जो है आयरन और जिंक ये विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर का क्रियाशीलता श्रेणी कम है। ठीक है, और कॉपर को आपका ये जो चांदी है और जो आपका गोल्ड है ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपर का क्रियाशीलता जो है इन सबसे क्या है? अधिक है। समझ में आया कि नहीं? तो आप सर कहेंगे सर आप हम याद कैसे करेंगे, कोई ट्रिक बताइए। तो आइए एक जबरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग इसको याद करते हैं, और कभी जिंदगी में आप लोग फिर इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक है इसको याद करने का, एक का ना कार मांगे अल्टो जैन फरारी। देखिए, एक आंख से
काना लड़का था और वो अपने शादी में क्या मांग रहा था, क्या काना कार मांगे अल्टो जैन फरारी। उसको अपनी शादी में चाह रहा था कार और उसके साथ साथ अल्टो जैन फरारी। और जो लड़की के चाचा हैं वो लड़की के पिताजी को समझा रहे हैं क्या कि प्रभु प्रभु हैं, कृपा होगी। जैसे अभी तक इतना हुआ, ठीक है, जैसे अभी तक इतना हुआ, प्रभु हैं कृपा होगी आगे और जैसे अभी तक कृपा हुआ है, प्रभु पर विश्वास रखिए, कृपा होगी आगे और। समझ में आ गया नहीं? तो ये आप लोग ट्रिक नोट कर लीजिए, क्रियाशीलता का श्रेणी है। जबरदस्त तरीके से अगर आप लोगों को ये श्रेणी याद रहेगा तब आप लोग बिल्कुल, आप लोगों से पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का अगर हम आयरन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो विस्थापित होगा कि नहीं होगा कॉपर, ठीक है। और अगर कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम सिल्वर का अभिक्रिया करा रहे हैं तो अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हैं नहीं बात? तो आप लोग ये क्रियाशीलता श्रेणी नोट करिए और फिर आते हैं हम किस पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं कि जो विस्थापन हो रहा है वो दो जगहों पर हो रहा है, दो जगहों से हो रहा है। जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जो क्या है, जो आपके अभिकारक हैं वे आपस में क्या कर लेते हैं, आयनों का अदला बदली। आप लोगों से पूछता है कभी कभी कि आयनों के विनिमय से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो आयनों के विनिमय से द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग? तो देखिए इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि जबरदस्त तरीके से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए कि आयनों का अदला बदली कहां पर हो रहा है। देखिए देखिए आप लोग, बेरियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट जो आपका होता है क्या होता है, Na2SO4। समझ में आया कि नहीं? जो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 और जो सोडियम क्लोराइड होता है Na2SO4। अब इसमें आयनों का अदला बदली हो जाएगा। अब जानते हैं कि बेरियम पर क्या आप जानते हैं कि जो अभिकारक है इसी में आयनों का अदला बदली होगा। जैसा कि आप डिफिनीशन आप लोग देखे हैं, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं आयनों का विनिमय अदला बदली कैसे होता है। देखिए आपका जो बेरियम होता है इस पर क्या होता है, 2 धनात्मक होता है और जो क्लोरीन होता है उस पर 1 ऋणात्मक होता है, ठीक है। और जो आपका सोडियम है उस पर कितना होता है, सोडियम पर 1 होता है क्या, धनात्मक होता है। और जो सल्फेट होता है, जो आपका सल्फेट होता है इस पर 2 होता है। तो अब आप जो बनेगा आपका जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ बदल जाएगा और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ आयन बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो रिएक्शन आपका होगा, बेरियम किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ ये अपने आयन को अदला बदली कर लेंगे। तो ये जो हमारा पूर्ण रिएक्शन होगा, देखिए जो रिएक्शन होगा हमारा BaSO4 हो जाएगा और क्या बनेगा, NaCl। तो आप देखेंगे कि क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं है। अभी हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलन करना बिल्कुल एकदम बेसिक से बताएंगे, कहीं पर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हम छोड़ेंगे।
तो देखिए रासायनिक समीकरण आप लोगों को संतुलित नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो सोडियम का जो मात्रा है, संख्या है, वो 2 है और क्लोरीन की मात्रा भी 2 है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, पहला एग्जाम्पल है। एक और आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3, ठीक है, AgNO3 का अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, अगर आप NaCl के साथ अगर रिएक्शन करा दे रहे हैं, किसका, AgNO3 का किसके साथ, NaCl के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, AgCl, क्या बनेगा, AgCl, ठीक है। और क्या बनेगा, NaNO3, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसमें भी देखिए आयनों का अदला बदली हो गया है। जो आपका Ag है वो Cl के साथ जुड़ गया और जो नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ जुड़ गया। आयनों का विनिमय हुआ कि नहीं, अदला बदली। अगर आप एक और लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को नोट करा देते हैं। NaOH, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ, ठीक है। जो आपका ए है, आपका ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है, और HCl आपका क्या है, अम्ल है, ठीक है, ये आपका अम्ल है। तो अगर यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। जब अम्ल और क्षार का हम रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है और साथ ही साथ उष्मा भी निकलता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आगे हम इस एग्जाम्पल को उष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया में हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये इस अभिक्रिया में उष्मा भी निकलता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आप लोगों से पूछ लेगा एक नंबर में कि अवक्षेप का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो आप लोग एक नोट करिए, नोट में लिखिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अब आप लोगों के मन में आएगा सर ये अवक्षेप क्या होता है। देखिए अवक्षेप वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद तली में नीचे बैठ जाए, वो अघुलनशील पदार्थ हो, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो पदार्थ अघुलनशील होता है और तली में बैठ जाए उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और इस पूरे अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम देख लेते हैं अगला जो हमारा अभिक्रिया है। आप लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया जान गए होंगे कि अगर अभिकारक में आयनों का अदला बदली से अगर कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं कि जो आपका ये अभिकारक है इसमें आयनों का अदला बदली कैसे हो रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं आगे। देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी मतलब कि कोई अभिक्रिया कराने के लिए उसको क्या दिया जाए, उष्मा दिया जाए, उष्मा प्रदान किया जाए, उसको वो उष्मा का क्या करे, अवशोषण करे, समझ में आया। तो आइए देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में उसका उष्मा की मात्रा को, यहाँ पर उसका नहीं उष्मा है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर बना लीजिए, उष्मा की मात्रा को उत्पादन की ओर ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जो आपका उत्पादन है
उधर आप ऋण चिन्ह के साथ उस उष्मा को लिख सकते हैं, या तो फिर जिधर आप अभिक्रिया जो अभिकारक हैं उधर आप उष्मा को जोड़ करके भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि आप देखिए, अगर आप N2 का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? O2 के साथ, ठीक है, तो ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? 2NO, ठीक है, क्या बनेगा? 2NO। और इधर आपका जो उष्मा निकलेगा आप लिख सकते हैं कितना? इतना ये निकलेगा क्या? इसको उष्मा माइनस में करके यहां पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस -2NO, और यहां पर जो -94 किलो कैलोरी, इतना उष्मा इधर आप या तो फिर माइनस करके आप लोग लिखिए, या तो फिर इधर आप लोग प्लस करके नोट कर सकते हैं। समझ में आया नहीं? यानी आपको अगर उष्मा देना पड़े तो आपका क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वो उष्मा का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, ठीक है। जैसे एक अभिक्रिया आप लोग और देख लीजिए, जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं, उसको उष्मा दे रहे हैं ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर रहे हैं तो वह गर्म करने पर टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में टूट जाता है, और किस में टूट जाता है? CaO में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, CaO में टूट जाता है। यह भी आपका क्या है? उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत यह भी आता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें उष्मा इसको दिया जाता है, ठीक है, इसको उष्मा दिया जाता है, तब यह कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम कराने के लिए उष्मा को देते हैं वह क्या होता है? उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, और इधर आपका कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा देते हैं तो यह दो भागों में टूट जाता है। आप इन दो, चलिए आगे हम देख लेते हैं उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि उष्मा निकले, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो होने पर उष्मा प्रदान करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके होने से उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उष्मा की मात्रा को उत्पादन की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करा दें, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत अधिक मतलब कि गर्मी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? गर्मी प्रदान करता है। तो अगर कार्बन का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और यहाँ पर हमको धन के साथ उष्मा हम लिख देंगे कि उष्मा भी निकलता है, ठीक है। आप अगर उष्मा की मात्रा अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं उसकी मात्रा को भी, अगर नहीं पता है तो आप धन का चिन्ह दे करके ये लिख दीजिए कि यहाँ पर उष्मा, धन का चिन्ह यह दर्शाता है कि यहाँ पर उष्मा निकल रहा है, ठीक है, और ऋण का चिन्ह यह दर्शाता है कि उष्मा इसको चाहिए निकल, या तो फिर उष्मा इसको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम ले लेते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर अम्ल और क्षार का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें भी क्या होता है? अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, और अगर HCl के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो हमको क्या बनेगा? क्या प्राप्त होगा हमको? Na सोडियम क्लोराइड बनेगा, और
H2O हमको प्राप्त होगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, NaCl और प्लस H2O प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह देकर के क्या लिखेंगे, उष्मा, उष्मा निकल रहा है। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल हुआ उष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया का। ये 2 एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोग रोज एक डायरी बनाइए, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसमें आप फार्मूले को नोट करिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, हम अपना नंबर आप लोगों को लिंक में दे देंगे, आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल आप लोग देखेंगे हिंदी भी आप लोगों का जो पहला लेसन सूरदास का पद है हम उसको अपलोड कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं।